जब हम इस सेशन के लिए प्लान कर रहे थे तो कौन कौन आएगा इसकी चर्चा थी। चर्चा ये भी थी कि निर्मल चौधरी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे, लेकिन वो किन्हीं कारणवश आ नहीं पाए। और उपेंद्र से जब मैं बात कर रहा था तो ये कह दिया था कि अब कोई धरना मत देना, अभी जेल नहीं जाना है। तो इन्होंने हाल फिलहाल कई बार इन्होंने जेल का दौरा किया है। तो बात आपसे ही शुरू करते हैं उपेंद्र, क्या है आपकी लड़ाई, क्या है सरकारों से? क्योंकि चुनाव आते हैं और देखते हैं, सब कहते हैं युवा युवा युवा, और युवाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। जो पेपर लीक की समस्या पूरे देश की है, चुनाव होंगे, सारे नेता समर्थक वोटों के लिए मर जाएंगे, लठ मारकर गाड़ कर बैठ जाएंगे कि एक भी वोट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कोई नेता है कि युवाओं के पेपर के लिए बैठ जाएगी एक भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए? बोलता है कोई नेता? कोई रोजगार और नौकरी के लिए बोलता है? नहीं बोलता। क्योंकि नेताओं का बेटा और बेटी एलडीसी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवारी, स्टेनोग्राफर, पशुधन सहायक, पशु परिचय, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इनकी तैयारी करता ही नहीं, उनका आवश्यकता ही नहीं है। एक गरीब का, किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते हैं और उनके भविष्य को बेचने वाले बड़े दलाल हैं जिनको संरक्षण प्राप्त है। बड़े बड़े लंबे वादे किए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राजनेताओं के, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने मंच दिया और ये मंच पूरे देश के युवाओं के लिए एक बड़ी आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेताओं के चुनाव सही समय पे होते हैं, उनकी शपथ सही समय पे होती है, उनकी एग्जाम यानी कि वोटिंग सही समय पे होती है, परिणाम सही समय पे आता है, और ज्वाइनिंग यानी कि वो जो विधानसभा में या लोकसभा में शपथ लेते समय पे लेते। क्या युवाओं के समय पे रोजगार नहीं मिलना चाहिए? क्या वादे पूरे नहीं होने चाहिए? नहीं हो पाते। बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, जब उनको पेपरों को बेच दिया जाता है तो कहते हैं दोबारा करवा देंगे। पेपर लीक माफिया को पकड़ लिया। आप बता दीजिए, एक भी पेपर लीक माफिया जेल के अंदर कितने दिन रहता है? आप उम्र कैद की सजा का प्रावधान या 5 रुपये लटकाने का प्रावधान बनाइए, उनको अंदर जेल में सड़ना चाहिए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्या ऐसा नियम नहीं बन सकता? लंबे लंबे भाषण देते, एक पार्टी उसको कहती है आप कितने पेपर लीक हो गए, आप कितने पेपर लीक हो। ये प्रतियोगिता चली है आपस में आप लोगों की, आप गिना रहे हो, आप कहिए कि हमने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनों का भविष्य बचाया और कितने पेपर लीक माफिया को जेल में डाला। ये प्रतियोगिता होनी चाहिए। मेरी आत्मा रोती है। 11 साल 8 महीने से मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब युवाओं का चेहरा देखता हूं, जब मैं इनके हाथ फैलाता हूं, उनके सामने जाता हूं, कभी तो उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। आपने देखा होगा वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जब आपसे मुलाकात हुई थी, संविदा पे भर्ती निकाली, तो वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। गुजरात गया तो मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। तो हर बार हम बड़ा कुछ करते तब मुलाकात होती है, आसानी से मुलाकात नहीं हो पाती है। युवाओं के भविष्य के बचाने के लिए, उनके सपनों के लिए कभी अनशन करना पड़ता है, कभी लाठियां खानी पड़ती है, कभी सड़कों पर सोना पड़ता है, कभी गुजरात, कभी लखनऊ, कभी कहां जाना पड़ता है, और बदले में लाठी और मुकदमे मिलते हैं। आज युवा बेरोजगार तरसता है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। नेता अब जाति के नाम पर, युवाओं के नाम पर वोट लेने के लिए आने वाले हैं। लेकिन मेरे युवा समझदार है। इस बार पूछना कि मेरे पेपर लीक बेचे गए थे, पेपरों को बेचा गया था, तब आप कहां थे? हमारे सपनों को बेचा गया था, तब आप कहां थे? हमारी भर्तियों की घोषणा हुई, अभी चुनाव में राजस्थान में हर कोई कह रहा है कि मुझे वोट इस पार्टी से मेरे को वोट मिल जाए, इस विधानसभा क्षेत्र से मुझे इस पार्टी से टिकट मिल जाए। कोई ये नहीं कह रहा कि 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई थी, उनकी विज्ञप्तियों का क्या हुआ? जो प्रज्ञाधीन भर्तियां, उनका क्या हुआ? जो 4500 पद काट दिए गए थे, उनका क्या हुआ? त्यागपत्रित पदों का क्या हुआ? कोई नहीं पूछेगा। सब नेता हाँ हम युवा हितैषी है, एक भी नेता नहीं बोल रहा। अभी यहाँ आने से पहले भी मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाके आया हूँ कि वो पशु परिचय भर्ती 5900 पदों पर है, उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी? बोले 2-3 दिन में जारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह शाम ये सोचता हूँ कि मेरे युवाओं को कब न्याय मिलेगा। अब मैं संघर्ष करता हूँ, अरे यार ये तो कहीं बीजेपी से जुड़ा होगा, कहीं कांग्रेस से जुड़ा होगा। मैंने कहा मैं युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी युवा है। देश का एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, 11 साल 8 महीने आज हो चुके, मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं, दोनों पार्टियों में संघर्ष किया, ना जाने कितनी बार यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए गए कि उपेंद्र यादव ने जमीन पे कब्जा कर लिया, जब जिसमें एफआईआर में नाम नहीं, चालान में नाम नहीं। मैं पूछा, जेल से छूट के आया उस अधिकारी को, कम से कम वो जमीन तो बता दीजिए जिसमें कब्जा किया, मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे काम तो आए। ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी के बाद हमने आधुनिक भारत में दांडी यात्रा 1100 लोगों के साथ 150 किलोमीटर दांडी यात्रा निकाले। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कई बार मुलाकात हुई, कई मांगे हमारी पूरी की है, लेकिन जो हालात ये बने हैं कि वित्तीय स्वीकृति दे दी, 3 दिन 4 दिन बचे, आचार संहिता लग जाएगी, उन भर्तियां कौन निकालेगा?
पंचायत राज जैन, कनिष्ठ अनुदेशक है, शिक्षक भर्ती 3800 पदों पर। मुझे हर आंकड़े याद है, एक भी नेता को आंकड़े याद नहीं है। 200 एमएलए मैं चुनौती दे रहा हूं, उनको पता नहीं डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, पंचायत सेक्रेटरी कहां बैठता है, उनको नहीं पता, नहीं पता। केवल वो भाषणबाजी करते हैं। हमें पता है कौन सा अधिकारी कहां बैठता है, कौन सी फाइल कहां है, किस युवा बेरोजगार का भविष्य कहां अटका हुआ, कौन लटका रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हर चीज का पता है, हर भर्ती का पता है, हर युवा का दर्द का पता है, पेपर लीक का दर्द का पता है। बड़ी मिली भगत चली है, ये पेपर लीक माफिया मेरे युवाओं के सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी धमकियां हमें मिलती है, हमें क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा उपेंद्र यादव न झुकाया न झुकेगा, अंतिम सांस तक युवाओं के लिए लड़ेगा। तो उपेंद्र, आप युवाओं की लड़ाई लड़ते हैं। एक युवा है जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत रहता है, कोशिश करता है और सालों मेहनत के बाद उसे हासिल करता है। कई बार पेपर लीक होते हैं या उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। जिगीषा जोशी हैं जो ये सरकारी भर्ती और सरकारी नौकरी के इतर एक अपनी दुनिया आपने तलाशी। कैसे जिगीषा आप एकदम से इंस्टाग्राम पे आना और उसके बाद मेवाड़ी टच में बात करना, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सबू पहले तो सा खमा गणिए सा खमा खमा बोलो श्री गिरिराज धरण की। जदी बात है अतरे देर जोशी नहीं आयो हो बिल्कुल। भाई साहब बोल रहे हा पग कटे साहब आपरा चरण गजब। तो ये क्या है कि संघर्ष करते करते सीख गए। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर 11 साल 8 महीने दिए हैं और कुछ दिन जेल में बिताए हैं, भूखा रहना पड़ा है। एक समय होता था कि 300-300 रुपए जेब में होते थे। हालात मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक आकांक्षा है। मैंने कहा मैं लिखित में दे दूंगा स्टाम्प पे, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे युवाओं के लिए रास्ता निकाल दीजिए। आपने वादे किए, वो वादे पूरे कर दीजिए। और आप वादे पूरे नहीं करोगे तो इस दलदल में उतरने के लिए मैं नहीं, तमाम युवाओं को, इन फौज को खड़ा करेंगे। क्योंकि 200 वैकेंसियां तो है ना, ये भी वैकेंसियां तो 200 है ना। ठीक बात है। जिगीषा जी सर, तो पहले तो यूँ हो कि मेवाड़ी में कोई जानता नहीं हो, राजस्थानी में कोई बात नहीं करता हो। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या राजस्थानी समझ में आती है आप लोगों को? आई रही है समझ में? नहीं, ठीक है, हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, जैसे आप रील में बात करती हैं ना, थोड़ी हिंदी थोड़ी मेवाड़ी। ठीक है। तो साहब बात ऐसी है कि पहले शुरुआत करी थी एक छोटी सी वीडियो से, जिसके अंदर सिर्फ एक एक्सेंट था कि राजस्थानी एक्सेंट में हम बात कैसे किया करते हैं। तो मैंने पहला वीडियो वो डाला था और उसके बाद में पता चला कि लोगों के अंदर अब भी राजस्थानी कहीं जिंदा है, लोग अभी भी चाहते हैं उसको बोलना। और मुझ में ये एक अलग सी चीज़ थी, एक यूनिकनेस थी, उसको मैंने उस पर काम किया और अब मैं इस मंच पे हूँ मेवाड़ी की वजह से। जी, आप जयपुर इससे पहले कितनी बार आई? ब्याह में आई ही साहब, जीरा मणियों पहला कभी नहीं आई। कभी और दूसरे शहर जाना हुआ? नहीं, मैं आज पहली बार ऐसे प्लेन में भी, आज हवाई जहाज में पहली दान बैठी हूँ आज। और हम लोग तो देखते हैं तो लगता है कि जैसे शहर में या फिर कहीं आना जाना होता होगा, आपका कंटेंट जो होता है वो ज़्यादातर ग्रामीण अंचल का होता है। तो ग्रामीण राजस्थान की ग्रामीण महिला और खासकर की ग्रामीण युवा लड़की, उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे वो अपनी राह बना सकती है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं सर। जैसे मैंने अपनी जर्नी में जो चैलेंजेस फेस किए हैं, उसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सेटल्ड हो जाओ। मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हारी शादी तभी बहुत अच्छे घर में होगी जब तुम्हारी एक सरकारी नौकरी होगी, तुम्हारे पास में एक परमानेंट पैसा आएगा, इसलिए तुम्हें सरकारी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। लड़के वाले देखने नहीं आते जब तक नौकरी देती, 500 गोत्र लग गया। सही है सर भी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अपने अंदर एक यूनिकनेस है, उसको निकालना चाहिए बाहर और खुद कला के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। हमेशा हमें पैसों के पीछे और इनके पीछे अगर नौकरी करने लगे तो इंसान मशीन बन जाएगा ना। इसीलिए मशीन नहीं बने और हम इंसान बने, इसलिए कला के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और मेरी तो सबसे यही है, सरकार से भी मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए, प्राइमरी लेवल पे स्किल डेवलपमेंट पे काम करें। जो 10वीं पास करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूल्स के अंदर, उनको नहीं, और बहुत जो पीएचडी जिन्होंने पीएचडी करी है साइकोलॉजी में, चाइल्ड साइकोलॉजी में, उन्हें हायर किया जाए, उन्हें प्राइमरी लेवल पे पढ़ाया जाए, तो वो बच्चों को फिगर आउट करेंगे उनकी एक छोटी छोटी कि इस बच्चे में किस बात की रुचि है, क्या है इसका कार्य, तो वो उसको
उस रुचि के ऊपर काम करेगा और उसको फिर उसी के आगे बढ़ाएगा। और मुझे ऐसा लगता है पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो कमाल हो जाता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि आपको मेले में जाने के लिए नानी से पूछना पड़ता है, दादी से पूछना पड़ता है? स्कूल की टीचर जो है बैग चेक करती है कि काजल है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब ये आपके कंटेंट है, मैंने जो देखे आप जो कंटेंट हमें और उसमें आपने लिखा है ट्रू इवेंट। बिल्कुल। और जैसे 8 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। जैसे अभी तो मेरा थोड़ा काम बढ़ गया तो अभी 10 बजे हो गया, 10 बजे तक आ सकती हूँ मैं घर पे, लेकिन उसके बाद में मम्मी के फ़ोन आने लग जाते हैं कि 10 से 5 मिनट भी लेट हुए तो आप घर आ जाओ, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है। वो उनके भी अपने कारण है, मम्मी पापा भी इसलिए नहीं जाने देते हैं क्योंकि बाहर वो ऐसा सोचते हैं कि बाहर जाओगे तुम्हारे साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो नहीं, अभी नहीं जाना। और फिर तो यही है कि ब्याह पचे धनी लारे घूमो परो कहीं भी करो। तो अभी हमारा वो भी होने वाला है, शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी अभी ये है कि नहीं ब्याह हो जाए उसके बाद ही। ये भी एक बहुत बड़ा डर है और इसकी वजह से भी बहुत सारी लड़कियां बाहर नहीं जा पाती हैं। और मेरे मम्मी पापा ने समझा, क्योंकि जब मैंने इससे पैसा कमाना शुरू कर दिया था इस प्रोफेशन में आके, जब तक नहीं कमाती थी तब तक यही पूछते थे कि ये तो सब शौकरा चीज़ है, थोड़ी सरकारी नौकरी की तैयारियाँ कर लो, रीट दे दो, पढ़ पाचा वही सर ने बात करी, पेपर आउट, हम घर पे। रीट का पेपर दिया था आपने? जी मैंने दिया था। अच्छा, उस पर भी आएंगे, हम बात करेंगे। हम प्रतीक जी पे आते हैं। प्रतीक, आप इंजीनियर हैं, आपने MBA भी किया, उसके बाद आप राजनीति में आ गए। ये ऐसा शिफ्ट कैसा, एकदम पैराडाइम शिफ्ट हुआ? देखिए, मैंने 2008 के आसपास इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट की। उसके बाद में मैंने याहू में जॉब करी 2-2.5 साल। उसके बाद वो मुझे बाहर भेजना चाह रहे थे, इंडिया के बाहर। तो मैंने इंडिया में रह कर के, अपने लोगों के बीच रह कर के काम करना ज़्यादा प्रीफर किया। वापस जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में कुछ नेहरू को पढ़ा, कुछ गांधी को पढ़ा, तो मेरे मन पे एक अलग छाप पड़ी और मैंने कोशिश की कि जो सोसाइटी ने मुझे दिया है वो वापस दिया जाए। तो कुछ दिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अलग अलग टेक्निकल ट्रेनिंग्स भी दी, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया। और अभी भी मेरा धैर्य यही है कि समाज को वापस दिया जाए, क्योंकि मैं नेहरू से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो मेरा मानना यह है कि जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का उद्धार होगा तभी इस राजनीति का, आपका, मेरा, तभी कोई योगदान है, नहीं तो सब बातें हैं। उपेन ने बहुत अच्छी बातें बोली। ये ज़रूर है कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में तो हमने व्यापम देखा है। उत्तराखंड में हमने देखा पिछले दिनों किस तरीके से लोग, हमारे जो छात्र हैं वो सड़कों पे थे और लाठियां भाजी गई। ये ज़रूर है कि पेपर लीक एक पूरे समाज के ऊपर या सरकार के ऊपर एक धब्बा होता है, लेकिन सरकार पेपर लीक के बाद किस तरीके से कार्रवाई करती है, उस तरीके से सरकार की कार्रवाई को आंका जाना चाहिए। पिछली सरकार में, वसुंधरा जी की सरकार में, RAS, RJS का पेपर लीक हुआ, RPMT का पेपर लीक हुआ, 26 पेपर गुजरात में पेपर लीक हुए और बाकी अनेक, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं अनेक जब डिबेट में जाता हूँ, पूछता हूँ भाजपा के प्रवक्ताओं से कि आप मुझे 2 कार्रवाई बता दीजिए, तो वो 2 कार्रवाई नहीं बता पाते मुझे नाम लेकर के। और फिर आपके इस मंच के माध्यम से फिर पूछ लेता हूँ, पेपर लीक हुआ राजस्थान में, तो पेपर लीक में राजस्थान की सरकार ने कार्रवाई की। भूपेंद्र सारण आज जेल में है, RPSC का मेंबर आज जेल में है, शेर सिंह मीणा आज जेल में है। और रही भर्तियों की बात, तो हमने 2013-2014 में नेताओं के भाषण सुने थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। तो अगर 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के हिसाब से 18-20 करोड़ रोजगार मिल जाते, तो ना तो उपेन को ये बातें बोलनी पड़ती कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, ना मेरे ये जो युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं उनको बोलने की ज़रूरत पड़ती कि हम संघर्ष रहते हैं और सबको नौकरियाँ मिल जाती। जो राजस्थान की सरकार ने, मेरे पास डेटा है अभी मोबाइल में, लगभग 2.5 लाख लोगों को या तो नियुक्ति दे दी है या नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। अगले 1 महीने के अंदर और भी बहुत सारी भर्तियाँ उसमें नियुक्ति मिल जाएगी। और 40-50 हज़ार नौकरियाँ ऐसी है जिसकी वैकेंसी का पूरा विज्ञापन जारी हो चुका है, कुछ का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर जब हमारी अगली सरकार बनेगी तो उसके अंदर नौकरियाँ देंगे। लेकिन हाँ, जैसा जिगीशा ने बोला और मैंने भी महसूस किया, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। मेरा पहला पैकेज 2008 के अंदर 13 लाख रुपए सालाना का पैकेज था। उसके बाद मैं गूगल से भी जुड़ा रहा,
तो मुझे मेरा मानना ये है कि हमको वर्सेटाइल होकर के सोचना और चाहिए। अपनी आईटी कंपनी भी बनाई। हाँ, मैं अपनी आईटी कंपनी है मेरी, अभी मैं फाउंडर हूँ, और टॉप 500 जब स्टार्टअप्स थे 2016 के अंदर इंडिया के, तो उसमें से मेरा एक था। मैं राजस्थान गवर्नमेंट में भी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हूँ, और मैं 1000 से ज़्यादा बाहर के प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ के प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग, तो 1000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर चुके हैं। तो मेरा तो युवाओं को यही एक संदेश है कि सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागे। जो मैंने महसूस किया है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा युवा प्राइवेट जगह कमा सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। सरकारी नौकरी में आदमी बंध के रह जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन आप उसको अगर नहीं मिले तो निराश मत होइए, आप दूसरे करियर ऑप्शन भी देखिए। स्किल डेवलपमेंट है और बहुत सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ, मैं तो इंजीनियरिंग के बाद में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किए। मैं ऑलमोस्ट दुनिया अपने हिंदुस्तान की 7-8 सिटी में रह करके मैंने जॉब की है, एक्सपीरियंस लिया है। तो सरकारी नौकरी अगर नहीं मिली तो आपकी दुनिया अंत नहीं हो जाती। वो 5% चीज़ें, 95% अभी चीज़ें और एक्सप्लोर करना बाकी है। तो बात आपकी सही है कि सरकारी नौकरी के इतर भी जहाँ बहुत है, लेकिन जो नौकरियाँ आती हैं ज़रूरी नहीं है कि क्या वो एकदम पारदर्शी हो, उनमें कभी पेपर लीक ना हो, क्योंकि युवाओं में एक आक्रोश तो रहता है सरकारों के प्रति। उसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? नहीं, आपने अभी मैंने बताया कि पेपर लीक पूरा देशव्यापी एक समस्या है। राजस्थान की सरकार ने 2 साल बाद, क्योंकि अब 2 साल पहले तो कोई चुनाव भी नहीं थे, तो 2 साल पहले हम एक कानून लेकर के आए जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। अभी जो सज़ा था उसका प्रावधान बढ़ा करके भी उम्र कैद तक का किया गया। तो मुझे लगता है कि ये कुछ कड़े संदेश देने पड़ेंगे, कुछ लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, कुछ की प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ेगी, तभी ये पेपर लीक जो माफिया पूरे हिंदुस्तान में पनपा है वो ख़त्म हो पाएगा। ये कड़े संदेश जा रहे हैं क्या? सवाल यह है कि पहले तो मैं सरकारी जॉब का जवाब दे दूं। मैं गांव का रहने वाला हूँ। एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं, तो 10 सदस्य अपने माँ बाप उनको तैयारी करवाते हैं। एग्जाम हो गया, लेकिन किसी न किसी अच्छा पेपर होता है, वो इंतजार करते हैं। एक बेटे की नौकरी लगी तो 7 पीढ़ी का भला हो जाएगा। और जो प्राइवेट की बात करें ना, तो 9 बच्चों को कह देते कि आप प्राइवेट जॉब कुछ भी कर लो। गाँव में अपने हिसाब से वो देख लेते कि 9 बच्चे को नंबर नहीं आ रहा, तो वो अपने हिसाब से प्राइवेट क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन एक बच्चा इस इंतजार में रहता है कि इसको सही समय पे नौकरी मिल गई, पेपर लीक नहीं हुआ, कोर्ट में भर्ती नहीं अटकी, पद नहीं काटेंगे, समय पे रोजगार मिल गया, तो इस परिवार का भला हो जाएगा। ये सच है। और दूसरी बात, घोषणा क्यों की जाती है? नेताओं पर लगाम लगनी चाहिए ना। क्यों घोषणा की जाती है कि 1 लाख, 2 लाख, 15 लाख? ये घोषणा नहीं होनी चाहिए, सपने नहीं दिखाने चाहिए। सपने दिखाई तो पूरे करने चाहिए। लगाम तो नेताओं पे लगनी चाहिए। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं किसी पार्टी के प्रति काशीवाल जी के लिए बोला कि कांग्रेस से जुड़े हुए, मैं तमाम राजनीतिक पार्टी को लेकर कह रहा हूं, झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए। ये सच्चाई, ये यथार्थ है। और पेपर लीक की जो घटनाएं है, मैं आज पेपर लीक के साथ साथ ऐसे कई लोग हैं, अभी उनको पता चला कि मैं आया हूं, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट में बड़ा खेल चल रहा है। लोग इतने 100 पन्ने लेके घूम रहे कि साहब इतने लोग फर्जी लग गए। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कह तो रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है तो रीट का पेपर। देखो, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में भर्तियां खूब आई। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी कई मांगे मानी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो पेपर लीक में बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हुए थे, पूछ लीजिए, सारे जेल से बाहर आ गए, जेल से बाहर सारे आ गए। सवाल यह है कि आपने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की, इनकी चिरंजीवी योजना अच्छी है, कई काम अच्छे हैं। एक समय मुझे लग रहा था कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे और रिपीट करवाएंगे। यह मेरा भी संकल्प था, युवाओं का संकल्प था, क्योंकि 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी। कहा था युवाओं को समर्पित बजट है इस बार। सब लोग खुश होते कि 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है, भर्तियां होंगी। लेकिन 21,000 चिकित्सा विभाग की भर्तियों की, मैं आंकड़ा दे दूंगा, हर भर्ती का आंकड़ा दे दूंगा मैं, कि युवाओं के बीच में रहता हूं। 21,000 पदों पर चिकित्सा विभाग की भर्तियां निकली, वो भी आचार संहिता में उलझती नजर आ रही है। वहीं 13,000 पदों पर सफाई कर्मी, इसके अलावा 65 से 66,000 भर्तियां कहां हैं, उनकी विज्ञप्तियां कहां हैं? रही बात अध्यापक भर्ती में 4500 पद कम कर दिए गए। अब सवाल है, मैं सीएम साहब की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहा। सीएम साहब ने 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति पंचायत राज जैन भर्ती की दे दी। कनिष्ठ अनुदेशक की 2500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति है। 4,500 पे शिक्षा विभाग पे वित्तीय स्वीकृति है। हर भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति मिली है, उनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पा रही? रीट पात्रता परीक्षा जो हर साल आयोजित होनी चाहिए, उसके आयोजित नहीं हो पा रही, उसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो कम से कम इन अधिकारियों पर लगाम कसिए।
आपने वित्तीय स्वीकृति दे दी तो इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पा रही? मैं कह रहा हूं दावे के साथ, ये 1 लाख भर्तियों का मतलब 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, वो इस आस में बैठे कि मुख्यमंत्री जी कभी भी घोषणा कर सकते हैं। और जैसे ही आचार संहिता लगी तो सोशल मीडिया पर आप देखना हंगामा, युवा जिधर जाएगा सरकार उधर ही आएगी। 2013 में बड़ा रोल रहेगा। यदि युवा की अनदेखी हुई तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं सरकार रिपीट नहीं होगी, और युवाओं की सुनी गई तो सरकार रिपीट होगी। देखिए, उपेन भाई ने अभी खुद ही स्वीकार किया कि हमने जो बहुत सारी भर्तियां देने के अंदर कोई कंजूसी करी नहीं है और हमेशा भर्तियां दी हैं। और उपेन ये कह रहे थे कि जेल से बाहर आ गए, तो मैं तो नाम गिना रहा हूँ। अभी भूपेंद्र सारण कहाँ है? जेल में है कि नहीं है? और 200 लोग जेल में, मैं तो नाम गिना सकता हूँ। वो फर्जी डिग्रियों के बोरे पकड़े गए तो उनकी जांच हुई आज तक। उपेन यार, मैं जब बोलूँ तो आप पहले सुनिए। और उपेन ने यह भी माना है कि हमारी और भी जो स्कीम लेकर के आए हैं वो भी बहुत अच्छी है। पिछली वसुंधरा जी की सरकार के समय में 75,000 नौकरी मात्र 5 साल के अंदर दी गई थी। अभी मैंने बताया, बहुत लंबी लिस्ट है, करीब मैं आपको नियुक्ति वाइज बता दूंगा कितने पत्ते, कब विज्ञप्ति निकली, कब उसकी ज्वाइनिंग हुई। हमारी सरकार 2-2.5 लाख नौकरियां दे चुकी है, उनसे 3 गुना ज़्यादा। केंद्र की सरकार ने आज तक मात्र 7.5 लाख नौकरियां दी हैं, और ये राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है। ये हम नहीं कहते। 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया, 7.5 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने नौकरी दी। तो मेरा सवाल पहला यही था कि अगर केंद्र की सरकार 18 करोड़ नौकरियां दे देते, ना तो उपेन को बोलना की बात जरूरत पड़ती, ना जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं उनको चिल्लाने की जरूरत पड़ती, सबको नौकरी मिल गई होती। और ये जो बेरोजगारी है वो केंद्र और राज्य के पाती की बराबर है। 50% राजस्थान की भी हिस्सेदारी है, 50% केंद्र की भी। तो हमने हमारा काम किया है। जहाँ पे 7.5 लाख नौकरी पूरे देश भर में केंद्र ने दिए, वहाँ 2.5 लाख नौकरी अकेले राजस्थान ने दी है। और हम प्रतिबद्ध हैं, जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनको नौकरी देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है 100%। अच्छा, तो ये तो रहा सरकारी नौकरी में जो आपकी मांग है और जो वो एड्रेस कर रहे हैं। जिगीशा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक जो आपके जैसा यूथ है उसको पॉलिटिक्स या सरकार से क्या उम्मीदें होती है, जिसको सरकारी नौकरी से अब लेना देना नहीं है, जो अपनी दिशा खुद से बना रहा है, वो क्या चाहता है कि सरकार की तरफ से क्या क्या काम होते रहें ताकि चीज़ें बेहतर होती जाए? मैंने खुद ये चीज़ फेस करी है बहुत हद तक कि जैसे मैं थिएटर करना चाहती थी सर, शुरू से करना चाहती थी, लेकिन हमको स्कूल लेवल पे ये सिर्फ जैसे हम नौवर्ता मनावा 9 दनरा, तो उसकी वजह से कुछ टूर्नामेंट्स हो जाते हैं जो 9 दिन के होते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी ये जो सिस्टम है इसके अंदर एक स्कूल लेवल पे एक पीरियड ऐसा हो जो बच्चों के उस चीज़ के लिए हो। जैसे कि मैं थिएटर करना चाहती थी तो एक्ट का हो, या फिर जो कोई बच्ची यहाँ पे है कि भाई हमको फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो शुरू से ही क्यों ना हो। अगर वो शुरू से हो तो वो उसके लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। अब 12वीं के बाद आप हमको कहो कि भाई हाँ अब हमको फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, तो वो नए सिरे से वापस ABCD शुरू से। अब साइन कोस थीटा हमारे कहीं काम नहीं आया, मेरा तो कहीं काम नहीं आया। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट पे विचार करना चाहिए, यही सोचती हूँ मैं। तो जैसे आपने तो आप गांव में, अभी भी गांव में ही रहती हैं, आपने एक जनरेशन बदलते हुए देखा होगा। मतलब राजस्थान के लिए बहुत सारे टैबू गढ़े जाते थे, अभी भी बहुत सारी चीज़ें बात की जाती। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए आप अपनी दादी नानी को भी देख रही हो, अपनी माँ को भी देख रही हो, और अब आप हैं। क्या चीज़ें बदल गई और क्या चीज़ें अभी बदलनी बाकी हैं? कई हद तक जैसे शिक्षा को लेके जो चीज़ें थी कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, वो अब कई हद तक बदल चुका है राजस्थान में। और जैसे कई सारी थी, घूंघट प्रथा थी, वो भी अभी हमारे घर में तो कम से कम ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हाँ, हम संस्कारों के चलते मम्मी अभी तक उनको फॉलो करती हैं। तो वैसे फॉलो करना चाहिए। संस्कार तो देखिए ऐसा है कि कल्चर से तो हमें जुड़ा रहना चाहिए, वो हमारे मूल हैं। और फिर रूट्स काट दो तो पेड़ कितना आगे तक जाएगा, तो मूल से तो हमें जुड़ा रहना चाहिए। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो बुरी हैं, बट अब उसमें बदलाव हो रहे हैं और अच्छे बदलाव हो रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे आगे तो बहुत अच्छा भविष्य दिखता है राजस्थान का। जैसे मैं जिगीशा की रील आप लोगों ने देखी, इनके कंटेंट आप देखते हैं लोग। तो जैसे अब मैं देखता हूँ कि आप उसमें मम्मी आपको 9:01 पे फ़ोन कर देती हैं। आपकी मम्मी, आप 9 बजे बोलती है कि मुझे 9 बजे वापस आना है, तो 9:01 पे फ़ोन आ जाता है।
या फिर आप जैसे स्कूल वाला बनाती हैं कि स्कूल में ऐसे स्ट्रिक्टनेस होती है कि इसकी लटें इधर है, इसको ठीक करो, या फिर आपको किसी बाहर जाना है तो परमिशन लेनी होती है, ये चीज़ें अभी हैं गांव में ऐसे? और आप बड़े लोकल इश्यूज़ के एड्रेस करती है, जैसे एक मैंने देखा आप लाइट नहीं आती, तो ऐसा होता है क्या? हाँ, कई घंटों तक लाइट्स नहीं आती है हमारे तो हाँ, बहुत ऐसे देखो, सबके घर में तो इन्वर्टर्स होते नहीं हैं, तो अभी हमारे घर में भी नहीं है साहब। तो हमारे घर में क्या होता है कि जब हमें ना शूट करना है, अगर यूट्यूब वीडियो या कुछ भी, तो हमें ना दिन की लाइट में ही शूट करना है। अगर हमें रात का शूट भी करना है ना, तो हमें सब दिन की लाइट्स में ही शूट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर पे कई कई घंटे तक अभी बीच में, जैसे वैसे तो फ्री हो गया था ना 100 यूनिट, तो वो फ्री वाला है, उसका फ़ायदा मिल रहा है? तो वो मिला नहीं ना, वो ऐसे 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 कर रहे हैं उसको मेजर, एकदम सब बैलेंस कर रहे हैं। मिल रहा है फायदा, तो मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है 100 यूनिट का फायदा तो मिल ही रहा है। 100 यूनिट का फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा उपेंद्र जी, ये कुछ फ़ायदे भी हैं सरकार के, आप कुछ नुकसान भी गिना रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई कल मुख्यमंत्री जी से? देखो, मैं व्यक्तिगत हमेशा मुख्यमंत्री की प्रशंसा करता था, तो मैं जब भी गया हूँ तो कुछ लेकर आया हूँ। और मैंने ये सब कुछ बोला ना कि ये लापरवाही चल रही है, कहने के मुख्यमंत्री जी से बात पूछी तो कहने का फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि जब वित्तीय स्वीकृति दे दी, उनकी मंशा सही है, तो विज्ञप्तियाँ जारी क्यों नहीं? अधिकारी सरकार से बड़े हैं क्या? कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं, ये भी शायद बात पूछाएंगे, क्योंकि जब आरपीएससी के लिए कल मुलाकात हुई? नहीं, कल मुलाकात उनके ओएसडी साहब से हुई थी, और मुलाकात सीएम साहब से कभी भी हो सकती है, लेकिन चुनावी माहौल है। वैसे कितनी बार हो चुकी है अब तक मुलाकात आपकी पिछली सरकार? मैं गुजरात गया तब मुलाकात हुई, लखनऊ गया तब मुलाकात हुई, उपचुनाव हुए जब विरोध हुआ तब मुलाकात हुई। कहाँ मुलाकात तब पहुंच होती है जाते जब बड़ा विरोध होता है, तब बड़ा धरना प्रदर्शन होता आप लखनऊ पहुंच जाते हैं, कभी गुजरात पहुंच जाते हैं, राजस्थान में तो आपका जो है चलता रहता है। आपके साथ जैसे आप बता रहे हैं कि 11 साल आप संघर्ष 11 साल, करते 8 हैं। महीने। 11 साल, तो क्या व्यक्तिगत ऐसा था कि किसी पर्चा पेपर दिया आपने, आपका लीक हो गया, तो आपने वहां से आंदोलन शुरू कर दिया? शुरू कहाँ से हुई जर्नी? देखो, 2013 में शिक्षक भर्ती मैंने दी थी, वो आरटेट का मामला था। उसमें कहा था कि आरटेट में क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था 40, 45, 60, और मैंने भी दिया था। तो ऐसे में अचानक मामला न्यायालय में चला गया, बोले 60% की जाएगी। तो हमने कहा तैयारी तो हमने इस प्रकार की थी, अब अचानक रूल्स कैसे चेंज किया जाए? तब से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे। पहला मुकदमा कब हुआ आप पे? पहला मुकदमा कांग्रेस कार्यकाल में हुआ था 2013 में। 2013 में? ठीक है। फिर उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, तब जेल में था, लाठी मुकदमे ये था। उनसे भी नहीं बनी? नहीं, काम बहुत हुए हैं। मैंने क्या कभी निजी स्वार्थ नहीं रखा ना। मुझे कई बार जाता हूँ तो कई बार कहते हैं यार अपने लिए तो कुछ मांग तो ले। उस समय मुख्यमंत्री से मुलाकात होती थी? नहीं, उस समय भी होती थी, अभी भी होती है। वसुंधरा जी से मुलाकात? युवाओं में बड़ी ताकत है, मुलाकात तभी भी होती थी, अब ज्यादा हो रही थी, क्योंकि अब वर्चस्व ज्यादा बढ़ गया, लोग, परिवार बड़ा हो गया ना, परिवार बड़ा हो गया, युवा चाहते हैं। अब जब मैं जाता हूँ, कई बार मिलते हैं राजनेता में, सुबह से शाम तक मुझे कहते हैं कि आप चुनाव लड़ोगे। कई कहते हैं यार बेरोजगार छोड़िए, अपना बताइए आपको क्या करना, अपना भी सोचिए। लेकिन मैं अपना क्या सोचूं? मैं देखता हूं, जब मैं जन सुनवाई करता हूं, 200-300 लोग आते हैं, उनका चेहरा देखता हूं, उनके आंखों में आंसू देखता हूं, इतनी पीड़ा होती है। मैं इतना अपने आप को सोचता हूं कि यार, मैं, ऐसा लगता है कि जो 11 साल 8 महीने में 2.5 से 3 लाख लोगों को नौकरियां दिलाई, इसमें सहयोग किया, ऐसा लगता है मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने आप को मजबूर महसूस करता हूं कि मैं कुछ करूं, लेकिन कर नहीं पा रहा, कि सिस्टम के आगे मजबूर हूं। ज्यादा कुछ करता हूं तो जेल में डाल देते हैं, षड्यंत्र हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर कि मुख्यमंत्री जी जब जब मिला हूं तो मैं कुछ लेकर आऊं। मेरे युवा कुछ बैठे हैं, मैं उनको एक मेरी पर्सनल पीड़ा बताना चाहूंगा। पर्सनल, क्योंकि मैं 10 मांग लेके जाता हूं, अभिनव जी 10 लेके जाता हूं, 5 हो गई, 5 तो खुश हो गए, 5 इसलिए नाराज हो जाते कि उपेंद्र यादव ने 5 मांगे पूरी नहीं करवाई। विरोध करिए, मैं क्या सोचता हूं, मैं विरोध करूंगा तो 5 और अटक जाएंगी। मैं वो व्यक्ति हूं कि जिसको भी मिल रहा है, जिस भी परिवार में खुशी आ रही है, मिल जाए। देश में सबसे ज्यादा युवाओं में 12 बार आमरण, आईसीयू में 4 बार चला गया। मैंने सोचा राम राम सत हो जाएगा, बच गया। लेकिन मेरी जो जीवन की सबसे जो बुरी रात थी, 19 नवंबर 2022 की, जब झूठे मुकदमे में मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं पूरी रात पर रोता रहा। क्या मुकदमा था? मेरे मुकदमा यह था कि 2016 में कोई जमीन के कब्जे का कोई मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, एक मुकदमा आपके दर्ज है ये, तो उसमें एफआईआर में नाम नहीं, चालान में नाम नहीं है, और 10 अक्टूबर को उसकी सुनवाई है। मैं नाइलम गया हूँ, मुझे उम्मीद है, लेकिन मुझे इस बात का मैं पूरी रात भर रोता रहा। मैं इसलिए रोता रहा कि मैंने किसी भी युवा से, मैं लाइव कह रहा हूँ, सारे युवा बैठे, मैंने कभी किसी युवा को नहीं कहा कि मुझे टेंट की व्यवस्था कहाँ से करनी है, आप सहयोग कर दीजिए। कहीं किसी को कुछ नहीं बोला। सुबह निकलता हूँ, कई बार डीजल के पैसे भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं युवाओं के लिए निस्वार्थ भागता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आरोप इतना बड़ा लग गया जब किराए के मकान में रहता है। लेकिन मुझे कई अधिकारी ने हौसला दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, सत्य में जयते, आप सही हो, हम जानते हैं आपको गलत फंसाया गया है,
आप हौसला मत तोड़िए, आप आगे बढ़िए। और उसके बाद मैं जब बाहर आया, मैंने 11 रैलियां की कि कानून लाया जाए, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से 12 मार्च को मुलाकात हुई और उम्र कैद का कानून देश में पहली बार राजस्थान में आया और संघर्ष की जीत हुई, और 11 रैलियां जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए, और मुझे हौसला मिला। क्योंकि जब बड़ी बड़ी खबरें छपी थी, क्योंकि मीडिया की गलती नहीं है, क्योंकि प्रेस नोट ऐसे जारी हुआ था, तो लोगों को लगा कि जब मैं आया बाहर, जब मैंने सोशल मीडिया पे देखा 500 कमेंट में 499 कमेंट मेरे पक्ष में, मुझे लगा सत्यमेव जयते, ये मेरा कर्म है, लोग मेरे साथ खड़े और पूरे हौसले के साथ 11 रैलियां जिसमें हजारों। एक ट्वीट किया कि मैं आज जोधपुर पूछ रहा हूँ, आज नागौर पूछ रहा हूँ, और वहाँ हजारों के लोग, इतना प्यार और मान सम्मान मिला। इसलिए मैंने कहा कि एक बार नहीं 1000 बार जेल में डाल दीजिए, सत्य के लिए लड़ूंगा और युवाओं के लिए लड़ूंगा, लड़ता रहूं। आपका और जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका रिश्ता, एक निदा फाजली का एक शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, सांप छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। तो मिलते हैं, आधी मांग पूरी हो जाती, आधी नहीं पूर्ति होती, लेकिन मिलते हैं, ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। नहीं, कि मैंने अभी उदाहरण दिया, मिलने से कुछ मिलता है, पीछे एक कदम कर लेते हैं, वो काम होने के बाद दोबारा चले जाते हैं, और उसी समय दोबारा चल जाएंगे तो 5 और कैंसिल हो जाएंगे। किसी का भला तो होना चाहिए ना, किसी का काम तो हो रहा ना, तभी तो 2.5 से 3 लाख आंकड़ा पूछा। प्रतीक जी, ये सरकारी भर्तियों की जो मांग है वो आप देख ही रहे, सुन रहे हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी के अलावा जिस पर जिगीशा का फोकस है कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का, इसको लेकर के आपकी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार क्या क्या कर रही है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट पे एक हमारा राजस्थान सरकार के अंदर स्किल डेवलपमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट है। उसके अंदर लाखों करोड़ों युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती है, अलग अलग बहुत छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उसको लेकर के, और जैसे टेक्नीशियन हो गए या फिर मटका बनाने वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। और मेरे हिसाब से तकरीबन आज तक 50 से 60 लाख युवाओं को और गृहिणियों को इस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। और प्लस एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्किल डेवलपमेंट का कुछ प्रोग्राम चलता है, तो वो भी हमारी राज्य सरकार ही कंडक्ट कराती है। और राज्य सरकार पिछले 3-4 साल में जितने भी अवार्ड वगैरह हुए स्किल डेवलपमेंट में, राजस्थान पहले या दूसरे नंबर पर रहा है। तो हमने अच्छे लेवल पे, इसीलिए अभी जो अपने पीएफओ का जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग राजस्थान से 8 लाख नए युवाओं का पीएफ में रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब 8 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। तो ये एक सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी के लिए भी राजस्थान में अलग अलग आयाम खुले हैं। और 8 लाख अगर 1 साल के अंदर नौकरी मिल रही है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की सरकार ने अच्छा काम किया है। स्किल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के उसमें कुछ किया? स्पोर्ट्स के अंदर तो मेरे को लग रहा है अभी भी देखिए आप, ग्रामीण ओलंपिक चल रहा है, ग्रामीण ओलंपिक के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। स्पोर्ट्स के फर्जी सर्टिफिकेट बहुत आ रहे हैं। अब देखिए, स्पोर्ट्स के जो फर्जी सर्टिफिकेट आ रहे हैं वो तो ऊपी नहीं बता सकते कौन बना रहा है, क्योंकि हमारे पास तो निकल जाए तो मुझे आप मुझे देना, आप मुझे बताना, आप मुझे देना, मुझे बताना ये व्यक्ति बना रहा है तो कल वो जेल में होगा। ये मैं आपको इस मंच से बता करके जा रहा हूँ। आरोप नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ हो रहा है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइए, ये ग्रामीण ओलंपिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ग्रामीण ओलंपिक में ये है कि जैसे हमने कोविड के बाद में देखा, और जो हेल्थ पे पहले इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता था लोगों का, और कोविड के बाद में इसी वजह से थोड़ा सा हेल्थ का अच्छा अवेयरनेस आई, तो राजस्थान की सरकार ने निश्चित किया कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण ओलंपिक कराए जाएंगे, जिसके अंदर हर एक युवा को, गृहिणी को, बुजुर्ग को उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और गांवों के जो खेल होते हैं, जैसे खो खो होता है, कबड्डी होता है, और जो खेल होते हैं वो खेल उसमें कराए जाएंगे लोकल लेवल पे, बिल्कुल आप पंचायत लेवल पे, आप वार्ड लेवल पे। गिल्ली डंडा भी? हाँ, गिल्ली डंडा, बहुत सारे गेम्स हैं ऐसे, बहुत 40-50 गेम्स हैं वहाँ पे, और उनको प्रोत्साहित किया जाता है। और हमारा उसका मेन मोटिव ये है कि जो राजस्थान का जो रहने वाला है वो स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ चलेगा, दिमाग अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यही हमारा मोटिव है। तो एक सर्वांगीण जो विकास होता है, जो सरकार का जो काम होता है कि आर्थिक, सामाजिक, सोशल जो सारी चीज़ें, सारा वेलफेयर है, वो राजस्थान की सरकार इन्हें 5 साल में इंश्योर किया है। अच्छा जिगीशा, जैसे ये कह रहे हैं कि ग्रामीण ओलंपिक हो रहा है, तो खेलने कूदने में बहुत सारे बच्चों का मन लगता है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, और वो जो है अपने मार्क्स जो है छिपाते हैं मम्मी से, और उसके बाद जो है वो अपने नंबर गलत भी बना लेते हैं अपने रिजल्ट में। ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? ये तो आप मेरी बात कर रहे हैं सर। नहीं, मेरे को लग रहा है सभी ऐसे रहे। सभी ऐसे रहे, ये तो बहुत ही खुशी होगी मुझे जान के। क्या है ये, क्या करती थी आप अपनी बात? तो क्योंकि पहले
कोरोना ने आके काफ़ी मदद करी है। देखिए ऐसा है कि कोरोना ने बहुत नुकसान किया है, लेकिन एक ये चीज़ का फ़ायदा ज़रूर किया है कि सब घर में बैठे थे तो हम लोग चल रहे थे, और हम चल रहे थे तो हम कमा रहे थे, और हम सही कमा रहे थे। तो हमें ये ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कला थी और उस वजह से हमने काम किया। अब दूसरी बात ये है कि सबने हमको बोला कि भाई पढ़ाई अच्छी करोगे तो तुम्हें नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो तुम्हारे पति अच्छा आएगा, फिर तुम्हारे जो है बढ़िया तनख्वाह आएगी और उससे तुम बढ़िया घर बनाना। इससे ज़्यादा और कोई मिडिल क्लास फैमिली का क्या सपने, यही सपने होते हैं। और हमारा था रानी बनने का, तो ऐसा यही सोचा था बस। और अभी सब लोगों ने मेवाड़ी बाई कह के उसी ये एक उस ओहदे के थोड़ा सा नीचे तक तो मैं पहुंच चुकी हूँ कि एक उस भाषा को मैंने इतना आगे तो बढ़ा दिया है। तो बात ऐसी है कि ये जब हम मार्क्स छुपाते हैं तो क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, उसके बाद में अगर हमारे पास में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, हमारी क्लास के अंदर फेल हो रहे हैं, तो स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल का तो यही है, फिर हमको सरकारी में जाना पड़ता है। फिर सरकारी के अंदर भी सब कहते हैं कि कारण बताओ, नोटिस आ जाएगा तुम्हारी वजह से हमारे, तो तुमको यहाँ पे भी एडमिशन नहीं देंगे। फिर हमको सर्व शिक्षा अभियान के तहत वाले लॉ लगाओ, फिर हमको एडमिशन मिलेगा। फिर ऐसे ही मुझे एडमिशन मिला 12वीं के अंदर, और फिर ये 60% करके और उसको मैंने वहीं छोड़ दिया। 12वीं के बाद छोड़ दिया? बस उसके नहीं, पढ़ाई करी मैंने, लेकिन हाँ उस ज्ञान को, वो जो था ना कि मेरे साइन कॉस थीटा वहीं बस। उसके बाद और कभी मम्मी ने काम पकड़ा कैसे कि ये मार्क्स छिपाती? फेल हो गई ना सर, मैं तो सबको 70% बता रही थी। कितना? 70 आते तो थे ही नहीं कुछ। कितने आते थे? 11वीं में, मतलब 9वीं सप्लीमेंट्री मैथ्स में, फिर आगे मतलब कैसे 10वीं करी मैंने, उसके बाद 11वीं फिर से सप्लीमेंट्री, फिर फेल। और प्राइवेट्स के अंदर ऐसा होता है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन उस टाइम मेरे, अब बदल गए हो तो पता नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का ऐसा होता है कि रिजल्ट बढ़ाने, अच्छा करने के लिए जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ही आगे भेजा जाता है, जो थोड़े कमज़ोर हैं उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, बोर्ड से पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। और ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे कि मैं अगर फेल हो गई तो उसके बाद में मुझे ऐसे शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें रिपीट करना होगा यहाँ पे, और अगर रिपीट नहीं करोगी तो तुम्हें हम रिज़ल्ट बढ़ा के, चीटिंग जो कि मेरे नंबर आए भी नहीं है, हम रिज़ल्ट बढ़ा के उतना दे देंगे कि आपका एक सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरह की चीटिंग्स भी बहुत चलती है, और ऐसे ही बच्चे फिर वहाँ स्कूल से पास होके, क्योंकि वो 19 नंबर तो यहीं से भेज देते हैं। तो ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा? तो वो ऐसे ही बच्चे, उसके बाद में आगे तो आरक्षण भी लगा हुआ है, और आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई है जिसके अंदर सर मेरे जैसे बच्चे का नंबर तो आना बहुत मुश्किल है। तो हमने कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि फिर दिल टूटता है जब हम एग्ज़ाम देते हैं फिर नंबर भी नहीं आ रहे हैं। और मेरे साथ में कहीं मेरी क्लास के ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके घर में, जैसे भैया ने बताया कि एक नौकरी लगती है और घर तर जाता है, वैसा बच्चा पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है और उसके बाद में कोई नौकरी, दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं नौकरी का। और फिर उसके बाद में वो क्या करेगा? अब उसके बाद डिप्रेशन के अलावा और क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं उसके बाद में, उसके पास में अगर उसके अंदर, अब इतने टाइम से वो गाता भी था, वो गाने के अंदर कुछ कर भी लेता, कहीं भजन संध्या करता तो पैसे कमाता, लेकिन नहीं, उसके ऊपर तो सबने बोझ डाला हुआ है ना कि नहीं पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई करो, तुम्हारे 80 से ज़्यादा ही आने चाहिए, 60% तो गाली के बराबर है। तो क्या करेगा बच्चा उसमें, जब वो इस लेवल पे पहुंच के उसको कला के बारे में कुछ पता नहीं है, उसके अंदर क्या है उसको खुद ही नहीं पता, उसको वो बस एक रेस के अंदर भागे जा रहा है और उसके बाद में एग्जाम्स हो ही नहीं रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे वो घूम रहा है, वो लगा पड़ा है दिन रात, फिर भी नंबर नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा, और उसके बाद उम्मीदें टूटती है, फिर प्राइवेट्स के अंदर ही हम जॉब करते हैं, फिर मशीन है वो। लेकिन पढ़ाई तो ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है और आरक्षण भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है उसको वो संविधान ने प्रदत्त किया है। इस पूरी पढ़ाई की लड़ाई जो है चल रही है आपकी सरकारों से बीच में, इस सरकार के साथ में, आपने बीच में एक बात बोली कि हम सोचे थे कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो आप क्या सोचे, अब किसके साथ जाएंगे? अभी भी समय है ना, अच्छा, भर्ती की विज्ञप्तियां जारी कर दी, साथ जाने के लिए तैयार है। अब मैं स्पोर्ट्स वाला जो मुद्दा बढ़ा रहा था उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी नियम संशोधन सरकार करिए और फर्जियों को बाहर करने का काम करिए, जहां अच्छा हुआ मैंने धन्यवाद दिया, खुले मन से धन्यवाद दिया, चाहे कोई कहे कांग्रेस ही है, जहां गलत हुआ खुला विरोध किया है, चाहे लाठी मिले चाहे मुकदमा मिले। एक चीज में तमाम जो लोग बैठे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, चुनाव होते हैं, नेताओं के चुनाव हो गए, परिणाम आ गया, शपथ ले लिया, घर पूछा, या कह दे कि भैया आपके वोट लीक हो गए, आपके चुनाव रद्द किए जाते हैं, आधे तो हॉस्पिटल पूछेंगे, आधे ऊपर पूछ जाएंगे। इन्हें युवाओं के कर्जा लेकर
अभिनव जी किराए कर्जा लेकर गहने गिरवी रखकर पढ़ते हैं। मैं कई बार रात को लेट तक इसलिए जगता हूँ, कई लोग कहते हैं रात को मुझे एक लड़के ने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, उसको समझाया। मैं रात भर देर रात तक जागता रहता हूँ, उनको समझाता हूँ आत्महत्या इसका उपाय नहीं है, हम लड़ेंगे। हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। सरकार ने कई अच्छे काम किए, मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन जो गलत होगा, यदि मैं गलत का विरोध नहीं करूँगा तो फिर वो चापलूसी कहलाएगी। सच को सच बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, तभी राजनीति में सुधार आएगा, तभी सिस्टम में सुधार आएगा। इसलिए ये काम करते हैं तो हम कांग्रेस के साथ है, काम नहीं करते तो हम सब लोग निर्णय लेंगे कहां जाएंगे। क्योंकि 2013 में हमने बीजेपी को समर्थन दिया, सत्ता में बीजेपी आई, 18 में कांग्रेस को दिया, कांग्रेस सत्ता में आई, और इस बार जहां युवा जाएंगे वही पार्टी सत्ता में आएगी। लोग सोच रहे ये 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है, और एक व्यक्ति से 5 व्यक्ति जुड़ते तो 50 लाख के हिसाब से 2.5 करोड़ वोट हो गए। समीकरण यही बदलेंगे, जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। पूरी टीम आपके साथ आई है? टीम मेरी नहीं है, ये तो वैसे आए हुए हैं, ये आपके नाम से आए हैं, ललन टॉप के नाम से आए हैं, ये कि हमारी कोई आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज उठा। मैं वो नेता वाला मैनेज करने वाला काम नहीं करता कि भाई मेरे साथ चलना, समर्थन करना, वो मुझे नहीं आता। ने झूठे जिंदाबाद बुलाने वाला मुझे नहीं आता। मुझे तो धरातल पे संघर्ष करना आता है कि धरातल पे बैठना, वहीं धरना देना, चाहे जेल हो जाए। मैं युवाओं के साथ पूरे दिन भर रहता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं कर्मचारी चयन बोर्ड जाके आया हूँ, युवाओं से मिलता भी हूँ और उनके साथ जाता हूँ। पूछ लीजिए किसी भी सवाल, मैं उनका दर्द जान। मुझे इतनी भर्तियों को नाम क्यों याद है? क्योंकि उनके बीच में रहता हूँ। काश ये जिनको हम चुने, जिनको चुनकर भेजे, कर्तव्य उन एमएलए, उन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। आज राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता पड़ती या उपेंद्र यादव की आवश्यकता पड़ती? यदि ये नेता युवाओं की भावनाओं को समझते, उनके भविष्य के बारे में समझते, तो उनकी पीड़ाओं को समझते, उनका हल करते, तो उपेंद्र यादव की राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा, पूरे देश में देखा होगा, पूरे देश में कहीं बसें जल रही हैं, कहीं क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये पेपर लीक की समस्या पूरे देश की है, तो पूरे केंद्र सरकार को भी कानून लाना चाहिए। उम्र कैद का सजा के क्या है, इसको फांसी की सजा का कानून लाना चाहिए। सबको मिलकर इसके समस्याओं का हल करना चाहिए। ये सबकी समस्या है, ये राजस्थान की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। लेकिन युवा, जिस भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता था, मुझे लगता है कि धीरे धीरे बेरोजगारों का देश अभी भी है, युवाओं का ही देश है। राजस्थान तो तकरीबन 70% आबादी इसकी युवा ही है, और उसमें आप जैसे युवा भी हैं, जिज्ञासा जैसे भी हैं, और प्रतीक जी जैसे भी हैं। प्रतीक, ये जो गुस्सा है, इसको आप एड्रेस कर पाएंगे? कैसे करेंगे? आपकी पार्टी कैसे करेगी? कि युवा का मतलब तो गुस्सा ही है, और युवाओं में गुस्सा होना भी चाहिए। और जब सिस्टम प्यार भी है, साथ देने के लिए तैयार है, प्यार भी। आप साथ आइए, हम साथ हैं। देखिए, यही तो प्यार है। मैं भी आप ही में से हूँ एक, और आप ही के हम उम्र हो सकता हूँ, कईयों से छोटा भी हूँ उम्र में। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार ने, उपेंद्र भाई का धन्यवाद दूंगा, इन्होंने बोला कि हमने बड़े अच्छे सारे काम किए, और ये युवाओं को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि पिछली जो सरकार थी और अब जो सरकार है, उसमें से किसने युवाओं के लिए अच्छा काम किया है, किसने ज़्यादा भर्तियां लेकर के आई हैं, किसने ज़्यादा नियुक्तियां दी हैं, और किसकी ज़्यादा जो नियुक्तियां हैं वो अभी पाइपलाइन में। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताई थी कि सरकारी नौकरी से इतर भी, क्योंकि रोजगार तो रोजगार होता है। हम ये नहीं कहते कि पकौड़ा तलना रोजगार है, लेकिन हम ये कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी में भी जो जा रहा है, तो अभी मैंने उसका आंकड़ा बताया कि 1 साल में 8 लाख लोगों की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगी है, तो नौकरी बढ़ी है। राज्यसभा में जो सरकार है केंद्र की, उन्होंने सवाल का जवाब दिया था 20 जुलाई को कि राजस्थान में बेरोजगारी दर मात्र 4.7% है। ये राजस्थान की सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो 4.7% भी नहीं होनी चाहिए, वो 0% होनी चाहिए। तो हम तो ये उपेंद्र भाई से भी अपील करते हैं कि थोड़ी सी, जितना हमें जगाने की कोशिश करते हैं, हमारे को जगाने के साथ साथ हम तो जाग गए। प्रतीक भैया, मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ। प्रतीक भैया प्लीज एक बात कह रहा हूँ। तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा। एक सेकंड, एक सेकंड बात तो सुनिए मेरी। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आपने बोला कि फांसी की सजा होनी चाहिए, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, हम आपके साथ हैं, और आपने हमको जगाया, हम जाग गए शुरुआत से ही। अब थोड़े सा हमारा साथ दीजिए और केंद्र सरकार को भी जगाइए, और दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजरात में पेपर लीक कराता है वही माफिया आकर के राजस्थान में भी डेरा डालता है, फिर मध्य प्रदेश भी जाता है, फिर उत्तराखंड भी जाता है, फिर हरियाणा भी जाता है। तो ये राजस्थान की अकेले की समस्या नहीं है, और ये जितनी पीड़ा उपेंद्र को है, उतनी ही पीड़ा मुझे भी है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक शिक्षक भर्ती को लेकर के युवाओं की बहुत मांग होती है, 4500 सीटें जो कम हुई है, उस पर भी आपको, आपकी सरकार को इस पर सोचना चाहिए।
और इसको लेकर के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इसको भी आप लोग एड्रेस ज़रूर करिए। अभिनव जी, जब पेपर अब लीक एक- हुआ था एक- एक तो सेकंड, 32,500 पे घोषणा की थी, फिर 5,000 ओपन, 6,500 मिनट। पद कम कर दिए, फिर 1,500 बढ़ा दिए, 4,500 भी मांग ओपन एक सेकंड, ये मेरे पास में, आप अगर कैमरामैन कहीं पे हो तो मैं ये जूम करके दिखाएं, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कब नियुक्ति निकली। आपके पास कब लंबी लिस्ट है, विज्ञापन लेकिन हुआ? मुझे याद है एक एक आंकड़ा मैं बता सकता हूँ। नहीं तो मुझे यार, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी दे तो 21,000 चिकित्सा विभाग में लंबित है जो चुनाव देखिए, आचार संहिता बैठक से- मैं युवाओं को रिप्रेजेंट करता हूँ, युवा शक्ति को रिप्रेजेंट करता हूँ, अच्छा, और डेटा लेकर के आता हूँ। ठीक बात तो है। मैं बता रहा हूँ तो कि हमारे पास में कितनी नियुक्ति दी गई, कब दी गई, उसका डेटा है। और जो नहीं दी गई, जो ये कह रहे हैं उपेन भाई, वो भी अगली सरकार की पहली कैबिनेट में देंगे। ठीक है, तो शिक्षक जरूर बनाइए, क्योंकि शिक्षकों का बड़ा रोल होता है युवाओं की जिंदगी में। अभिनव जी, आपको भी जिगीशा, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, आपको 4500 पद याद है वहां से। जिगीशा, शिक्षकों का बड़ा रोल होता है। आपकी भी एक शिक्षिका है, विनीता राठौर नाम, क्या सिखाया उन्होंने आपको? उन्होंने बस मुझे जैसी मैं हूँ वैसा उन्होंने स्वीकार किया। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट वाली बात मैंने कही, उन्हें पता था कि मैं पढ़ने में उतनी होशियार नहीं हूँ जितनी कि मैं मंच पे जो एक्ट होता है, जो ड्रामा होता है, मैं उसके अंदर कर पाती थी। तो उन्होंने मुझे ऐसे फिर 27 बार मंच दिया था। और आप मैं- 27 बार जीती? जी, मैं 27 बार पहला अवार्ड लेकर आई हूँ अपने कॉलेज की, एकमात्र मैं ऐसी हूँ। सिंगिंग भी करती हैं आप? जी, मैं गाती भी हूँ, और इससे पहले भी क्या गाती हैं? गाना मैं- हो जाए एक। या क्या इनसे गाना सुनना चाहिए? ठीक है, तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, बिल्कुल, आज जो आपकी। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा, ये तो बहुत फेमस हुआ था ये। कदिया वो नीरा सीला मारे देश, जो थारी बाट घणी, कदिया वो नीरा सीला मारे देश, जो थारी बाट घणी, आवण जावण करे गया रे, कर गया बोल अनेक, दिन डर गणती गटर गई, पेर उड़ारी रे, कदिया वो नीरा सीला मारे देश, जो थारी बाट घणी। कमाल, कमाल की आवाज़ है आपकी, और कमाल का गाया भी। समझ में मुझे कम आया, बाकी लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश हुई। अभी जिगीशा ने इतना प्यारा गीत सुनाया, इसके बाद रागीर आने वाले हैं, आप सबके चहेते, और उनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो हम उस सेशन की तरफ बढ़े। उसमें आप लोगों का बस छोटा छोटा कमेंट चाहिए। युवा घोषणा पत्र में अगर कोई सरकार अपना घोषणा पत्र जारी करती है या कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, तो 3 पॉइंट क्या होने चाहिए? क्विक आंसर आप तीनों से चाहिए। झूठे वादे नहीं करे, जो कहे वो करे। 1, पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाए, 2, और जैसे नेताओं को समय पे रोजगार मिल जाता तो युवाओं को समय पे रोजगार मिलना चाहिए। 3। जिगीशा, स्किल डेवलपमेंट पे बात हो, पहला। और प्राइमरी लेवल पे ऐसे टीचर्स को रखा जाए जो वाकई में उस लायक हैं। दूसरा। और तीसरा, मैं चाहती हूँ कि इस तरह की योजना अगर आ रही है तो हर उस बच्चे तक पहुँचे जो करना चाहता है, क्योंकि बहुत पहुँच नहीं पाती है। जी, आप बताइए। देखिए, योजनाएं बहुत सारी आई, बहुत सारे वादे हमने किए थे और बहुत सारे वादे हमने कंप्लीट किए, खत्म किए। अब नया जब बनेगा तो मुझे लगता है कि 3 पॉइंट बताइए कि 3 होना पॉइंट क्या मैं बता रहा हूँ। आप हमारी ये पार्टी से हट के बताइए कि नहीं, 3 पार्टी से पॉइंट हटके किस- बता रहा हूँ कि जो 3 चीज़ों की जरूरत है आज के समय में, एक तो आर्थिक और सामाजिक विषमता जो बढ़ती जा रही है, जी, वो खत्म हो। 1। एक युवाओं के अंदर इन्होंने अच्छी बात करी कि सरकारी नौकरी से हट करके स्किल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान हो, सरकारी की तरफ जाएं, हो जाए ठीक है, नहीं जाए तो दूसरा। 2। और थर्ड जो है कि हमें पूरे हिंदुस्तान को ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो राजस्थान ने दी है। इस पूरी बातचीत के आप लोगों ने इनकी सबकी राय सुनी। इसमें मेरा एक पॉइंट है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट पे भी और उनकी सेफ्टी पे सरकारों को, पार्टियों को बहुत ही प्रमुखता से काम करना चाहिए।
आपको तीनों हमारे मेहमानों की बातें सुन करके कैसा लगा, ज़रूर आप इनसे फीडबैक शेयर कीजिएगा, हमसे शेयर कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।